अगला कंसेप्ट बताता हूं। इस तरह से लाइट वेव्स को कंसेप्चुलाइज करने के बाद फिर कुछ और नए नए छोटे छोटे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे गए। अब जो मैं छोटे छोटे कंसेप्ट बता रहा हूं, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लेन दैट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम वाकई में उस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। उसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और भी टर्म्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहला टर्म जो अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। मोनोक्रोमैटिक सोर्स। Any source which emit single wavelength or single frequency is termed as a monochromatic source। कोई सा भी सोर्स जो एक ही वेवलेंथ, एक फिक्स वेवलेंथ और एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रेडिएट करे, उसे हम मोनोक्रोमैटिक सोर्स कहते हैं। सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी that radiate single wavelength and frequency is termed as monochromatic source। अब क्या कोई प्रैक्टिकल प्राइमरी सोर्स मोनोक्रोमैटिक होता है? कभी नहीं। कोई सा भी प्रैक्टिकल प्राइमरी सोर्स मोनोक्रोमैटिक नहीं होता है। आपके ऊपर ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है, ये सारे प्राइमरी सोर्सेस है। ये कभी भी मोनोक्रोमैटिक नहीं होते हैं। दे रेडिएट इनफाइनाइट वेवलेंथ, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज, ढेर सारी वेवलेंथ और ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज यह रेडिएट करते हैं। इन्हें हम पॉलीक्रोमैटिक सोर्स कहते हैं। सच सोर्स वी कॉल देम पॉलीक्रोमैटिक सोर्स। येट वी कैन कंस्ट्रक्ट मोनोक्रोमैटिक सोर्स बाय यूजिंग फिल्टर्स। हम फिल्टर्स के इस्तेमाल से मोनोक्रोमैटिक सोर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नियरली मोनोक्रोमैटिक सोर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यह ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट के ऊपर हम हरी पन्नी चढ़ा दें या लाल पन्नी चढ़ा दें, वो जो हरी पन्नी है उसको हम रेड फिल्टर, ग्रीन फिल्टर कहते हैं, रेड फिल्टर कहते हैं। इस तरह से रेड फिल्टर और ग्रीन फिल्टर के चढ़ा देने से क्या होगा कि अब इस लाइट रे से तो व्हाइट रेस रेडिएट हो रही है, ढेर सारी रेस रेडिएट हो रही है, मगर वो सारी बाकी सारे कलर्स उस फिल्टर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उस फिल्टर से छन के सिर्फ रेड कलर्स की वेवलेंथ ही बाहर आएगी, सिर्फ रेड रेस ही बाहर आएगी। सच रेस वी मे कॉल देम नियरली मोनोक्रोमैटिक। सो वी कंस्ट्रक्ट नियरली मोनोक्रोमैटिक सोर्स बाय द यूज ऑफ फिल्टर्स। फिल्टर्स के इस्तेमाल से हम नियरली मोनोक्रोमैटिक सोर्स इस चैप्टर में हर जगह पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। The second concept they introduced was the concept of coherent source। कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स हम दो तरीके से कंसेप्चुलाइज करेंगे, एक तो सिंगल कोहेरेंट सोर्स और एक डबल कोहेरेंट सोर्स। सिंगल कोहेरेंट सोर्स। A single source is said to be coherent if it emits all the waves in same phase।
यदि कोई सोर्स जितनी भी वेव्स एमिट कर रहा है उसके द्वारा एमिटेड सारी वेव यदि सेम फेज में है तो वह सोर्स सिंगल कोहेरेंट सोर्स कहलाता। यदि कोई सोर्स इफ a single source emit all the waves in same phase, कोई सोर्स है, कोई सा भी सोर्स एक ही समय में एट अ टाइम इनफाइनाइट वेव्स एमिट करता है। इस सोर्स के द्वारा एमिटेड यदि सभी वेव्स सेम फेज में हो, इफ ऑल द वेव्स emitted by the single source they are in same phase, in that case such a single source would be termed as single coherent source. अब once again, क्या यह सिंगल कोहेरेंट सोर्स बनाना संभव है? मैं कहता हूं कोई सा भी प्रैक्टिकल प्राइमरी सोर्स कभी भी सिंगल कोहेरेंट सोर्स नहीं होता। कोई सी भी ट्यूबलाइट, कोई सा भी बल्ब या कोई सा भी हेलोजन या कोई सी भी मोमबत्ती या कोई सी भी अगरबत्ती, ये सारे सोर्स हैं, मगर ये सब प्राइमरी सोर्स ये कोहेरेंट नहीं हो सकते। दे एमिट वेव्स इन डिफरेंट फेज। किसी भी समय पर इनके द्वारा एमिटेड वेव्स यदि हम देखेंगे तो वो सब अलग अलग फेज में होती हैं। बट यदि कहीं पर कोई बिल्कुल बारीक सा छेद होगा, कहीं पर बिल्कुल बारीक सी स्लिट होगी, जैसे कोई वॉल है और उस वॉल पर हमने बिल्कुल बारीक सा चीरा लगा दिया, खड़ा चीरा, इट शुड बी वेरी मच फाइन। और उस बारीक से छेद से या उस बारीक से स्लिट से, जैसे यहां कोई शीट और इसमें मैंने एक बिल्कुल ऐसा खड़ा चीरा लगाया और बिल्कुल फाइन थिकनेस वाली मैंने ब्लेड ली, नाइफ लिया और उससे मैंने ऐसा खड़ा चीरा लगा दिया। सच अ फाइन स्लिट, दिस इज अ फाइन स्लिट। इससे आने वाली, इससे बाहर यदि कोई लाइट रेस आ रही है तो हम उन्हें, उन सभी लाइट वेव्स को सेम फेज में एज्यूम कर सकते हैं और इसे एक सिंगल कोहेरेंट सोर्स मान सकते हैं। इस चैप्टर में हम ऐसा ही करेंगे। कोई सी भी वॉल पर बिल्कुल एक पिन होल हो या फिर एक फाइन स्लिट बनी हुई हो तो उस फाइन स्लिट को हम हमेशा सिंगल कोहेरेंट सोर्स मान लेंगे। देन द नेक्स्ट इज डबल कोहेरेंट सोर्स। डबल कोहेरेंट सोर्स, यूज्ड टू से two sources are said to be double coherent source. Two sources are said to be double coherent source if they emit waves either in same phase or at constant phase difference. Two sources are said to be double coherent source if they emit waves either in same phase or at constant phase difference. Two sources are said to be double coherent source if they emit waves either in same phase or at constant phase difference. देखिए, कोई से भी दो प्रैक्टिकल प्राइमरी सोर्स डबल कोहेरेंट नहीं हो सकते, मगर फिर भी इस चैप्टर में इनफैक्ट हम हर जगह पर, हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में डबल कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि दो सोर्स को हम डबल कोहेरेंट तब कहेंगे जब उनके द्वारा एमिटेड वेव्स या तो एग्जैक्टली सेम फेज में हो, या तो एग्जैक्टली सेम फेज में हो,
या फिर उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट बना रहे, वह फेज डिफरेंस ना तो बढ़े ना ही घटे। ऐसे केस में उन दोनों सोर्स को हम डबल कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। आफ्टर कंसेप्चुअलाइजिंग monochromatic source and double coherent source, they introduced a concept of wave front। उन्हें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, इसे बड़े ध्यान से सुनना और लिखना, आपको लिखना चाहिए ये सारे पॉइंट। वेव फ्रंट के बारे में मैं 4-5 पॉइंट लिख पा रहा हूं, इन सभी पॉइंट को आप पहले ध्यान से लिखें, लिखते हुए उसको ध्यान से पढ़ें और समझें, मैं भी इनको समझा ही रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, वेव फ्रंट आर इमेजिनरी प्लेन conceptualized for coherent source only। Wavefront are imaginary plane conceptualized for or drawn for coherent source only। Wavefront are imaginary plane। सबसे पहली बात, wavefront imaginary plane होते हैं। ये कोई फैक्ट में कोई ऐसे प्लेन होते नहीं, हम इन प्लेन को इमेजिन करते हैं। They are imaginary plane conceptualized for coherent source only। सिर्फ coherent source के लिए ही हम कुछ imaginary plane ड्रॉ करेंगे, हम कुछ imaginary plane conceptualize करेंगे और उन्हें हम wave front कहेंगे। कैसे हम conceptualize करते हैं वो लिखवाता हूं। Wave front are locus of point in same phase। Wavefront are locus of points in same phase। If we join all the points in same phase के यदि सभी points को हम join कर दें, then such a imaginary plane is termed as wavefront। Wavefront are locus of point in same phase। They are the imaginary plane जिन्हें हम बनाते हैं सेम फेज के सभी पॉइंट्स को जोड़कर। सेम फेज के सभी पॉइंट्स को जोड़कर हम जो इमेजिनरी प्लेन बनाएंगे उसको हम वेव फ्रंट कहेंगे। तीसरा पॉइंट, टू वेव फ्रंट ड्रॉन फॉर द सेम सोर्स never intersect each other। Two wavefront for the same single coherent source never intersect each other। Two wavefront never intersect each other। हाँ, कहां से? ठीक है, मैं वेवफ्रंट वाले पॉइंट को फिर एक और बार समझाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, हम जिस कंसेप्ट को जिसमें ऑर्डर में बता रहा हूं वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जब इस कंसेप्ट को समझेंगे उसी के बाद कोहेरेंट सोर्स और उसी के बाद वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो मैंने लिखवाया था, पहली बात, वेव फ्रंट आर इमेजिनरी प्लेन। वेव फ्रंट, ये जो कंसेप्ट है, वेव फ्रंट आर इमेजिनरी प्लेन कंसेप्चुअलाइज्ड फॉर कोहेरेंट सोर्स ओनली। हम सिर्फ कोहेरेंट सोर्स के लिए ही कुछ इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करते हैं और उन इमेजिनरी प्लेन को हम वेव फ्रंट कहते हैं। कैसे हम ड्रॉ करते हैं उसका तरीका आप आगे बता रहे हैं। locus of point in same phase are wave front।
लोकस ऑफ पॉइंट इन सेम फेज आर वेव फ्रंट, इसका मतलब यह है कि सेम फेज के सभी पॉइंट को जोड़ दीजिए, सेम फेज के सभी पॉइंट को जोड़कर एक प्लेन बना दीजिए, वह जो प्लेन होएगा वही वेव फ्रंट कहलाएगा। फिर तीसरा पॉइंट मैंने कहा, टू वेव फ्रंट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक ही कोहेरेंट सोर्स के लिए बनाए गए दो वेव फ्रंट एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। वेव फ्रंट आर जनरली पैरेलल टू ईच अदर। जो वेव फ्रंट होते हैं वो जनरली एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज वेव फ्रंट आर जनरली पैरेलल टू ईच अदर। एक ही सोर्स के लिए जब हम वेव फ्रंट बनाएंगे तो यह सभी वेव फ्रंट एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। वेव फ्रंट आर जनरली पैरेलल टू ईच अदर। और पांचवा पॉइंट, वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन। वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन। वेव फ्रंट जो है वह वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए, मैं वेव फ्रंट अब डिटेल में समझाता हूं, ड्रॉ भी करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पॉइंट कोहेरेंट सोर्स, यदि यह एक पॉइंट कोहेरेंट सोर्स है, दिस इज अ पॉइंट कोहेरेंट सोर्स। एक पॉइंट है और एक कोहेरेंट सोर्स है, इसका मतलब ये चारों तरफ वेव्स एमिट करता है और इसके द्वारा चारों तरफ जो वेव्स एमिट हो रही है दे आर एमिटेड इन सेम फेज। सारी वेव सेम फेज में एमिट हो रही है। अब जस्ट इमेजिन अ स्फीयर ऑफ रेडियस लैम्डा। जस्ट इमेजिन अ स्फीयर ऑफ रेडियस लैम्डा। लैम्डा रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन कीजिए। मैं कहता हूं दिस इज अ वेव फ्रंट एंड इट इज एट अ फेज ऑफ 2 पाई विथ रेस्पेक्ट टू द सोर्स। यदि किसी भी समय पर सोर्स को मैं 0 फेज पर मानता हूं, किसी भी समय पर सोर्स को यदि मैं 0 फेज पर मानता हूं, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं फेज चेंज होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो कोई सी भी वेव जो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करके, सोर्स से लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो इस स्फीयर तक पहुंचेगी, और जब वह लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करके इस स्फीयर तक पहुंचेगी तब तक उसका जो फेज चेंज हो जाएगा वह 2 पाई। मैं कहता हूं इस स्फीयर पर आने वाले सारे पॉइंट सोर्स के रेस्पेक्ट में 2 पाई फेज पर है। दिस स्फीयर इज locus of all the points at 2 pi phase. This is a wave front at 2 pi phase with respect to the source. सोर्स के रेस्पेक्ट में यह 2 pi phase पर है। इसी तरह से 2 लैम्डा रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन कीजिए, 3 लैम्डा रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन कीजिए, 4 लैम्डा रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन कीजिए। मैं कहता हूं 2 लैम्डा रेडियस का यह जो स्फीयर है, दिस इज वेव फ्रंट एट 4 पाई फेज। 3 लैम्डा रेडियस का यह जो वेव फ्रंट है, ये जो स्फीयर है, दिस इज अ वेव फ्रंट एट 6 पाई फेज। 4 लैम्डा रेडियस का यह जो स्फीयर है, दिस इज वेव फ्रंट एट 8 पाई फेज। यह लैम्डा रेडियस, यह 2 लैम्डा रेडियस, यह 3 लैम्डा रेडियस और यह 4 लैम्डा रेडियस। दिस इज एट 2 पाई फेज, दिस इज एट 4 पाई फेज।
this is at 6 pi face and this is at 8 pi face. इसी तरह से यदि मैं लैम्डा बाय 2 रेडियस का स्फीयर बनाऊं, 3 लैम्डा बाय 2 रेडियस का एक स्फीयर बनाऊं, 5 लैम्डा बाय 2 रेडियस का एक स्फीयर बनाऊं, या 7 लैम्डा बाय 2 रेडियस का एक स्फीयर बनाऊं। लैम्डा बाय 2 रेडियस का यह जो स्फीयर है यह पाई फेस पर होएगा, और 3 लैम्डा बाय 2 रेडियस जो है यह 3 पाई फेस पर होएगा। 5 लैम्डा बाय 2 रेडियस 5 पाई फेस पर होएगा। 7 लैम्डा बाय 2 रेडियस 7 पाई फेस पर होएगा। We used to say for a point coherent source, wave fronts are concentric sphere. Here wave fronts are concentric sphere. मैं वेव फ्रंट के बारे में लिखवाई गई पांचों बातों को एक और बार रिवाइज करवा रहा हूं। पहली बात, वेव फ्रंट आर इमेजिनरी प्लेन कंसेप्चुअलाइज्ड फॉर कोहेरेंट सोर्स ओनली। हमने सबसे पहले ही यह बात स्पेसिफाई कर दी फॉर अ पॉइंट कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स बोला, उसी के बाद आगे हम बात बोल रहे हैं। इमेजिनरी प्लेन, ये ऐसे कोई वाकई में किसी पॉइंट कोहेरेंट सोर्स के चारों तरफ वाकई में ऐसा कुछ बना हुआ नहीं होता है, ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं बात को समझने के लिए। ये इमेजिनरी प्लेन, दे आर लोकस ऑफ पॉइंट इन सेम फेस। सेम फेस के सभी पॉइंट्स को जोड़कर यह बनाए गए हैं। सेम फेस के सभी पॉइंट को जब जोड़ दिया, जैसे 6 पाई फेस के सभी पॉइंट को जोड़ दिया तो स्फीयर बन गया, 3 लैम्डा रेडियस का स्फीयर बन गया। दे आर लोकस ऑफ पॉइंट इन सेम फेस, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए ये सारे वेव फ्रंट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर जनरली पैरेलल टू ईच अदर। आप देखिए ये एक दूसरे के साथ लगभग पैरेलल है, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू वे ऑफ प्रोपोगेशन। वेव इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करे किसी भी पॉइंट पर, ये जो वेव फ्रंट बने हैं ये वेव प्रोपोगेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। पॉइंट सोर्स से वेव्स रेडिएट होंगी और रेडियली आउटवर्ड प्रोपोगेट करें, और यह बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब while for a linear coherent source, for a linear कोहेरेंट सोर्स, यदि इस तरह का एक लीनियर कोहेरेंट सोर्स हो, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन और यह कोहेरेंट सोर्स है, नाउ दिस इज रेडिएटिंग वेव्स इन सेम फेज इन ऑल द डायरेक्शन। इस केस में यदि मुझे वेव फ्रंट बनाने हैं तो कैसे बनाऊंगा? मैं लैम्डा रेडियस रखते हुए एक सिलेंडर इमेजिन करता हूं। मैं कहता हूं दिस सिलेंडर वुड बी लोकस ऑफ पॉइंट एट द फेस ऑफ 2 पाई फेस। दिस सिलेंडर वुड बी लोकस ऑफ पॉइंट एट 2 पाई फेस। इस सिलेंडर पर आने वाला हर एक वेव सोर्स के रेस्पेक्ट में 2 पाई फेस पर होगी। मैं 2 लैम्डा रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन करता हूं। This is locus of point at 4 pi phase. मैं 3 लैम्डा रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन करता हूं। मैं 4 लैम्डा रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन करता हूं। दिस आर द वेव फ्रंट। यह वेव फ्रंट होंगे क्योंकि लाइट रेस इस तरह से बाहर लीनियर कोहेरेंट सोर्स से रेडिएट हुई। यदि मैं लैम्डा बाय 2 रेडियस का सिलेंडर इमेजिन करूं तो यह
पाई फेज पर होएगा, यह 3 पाई फेज पर होएगा, यह 5 पाई फेज पर होएगा और यह 7 पाई फेज पर होएगा। मैं कहता हूं फॉर अ लीनियर कोहेरेंट सोर्स द वेव फ्रंट आर कोएक्सियल cylinders. Wave front are coaxial cylinders. लीनियर कोहेरेंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनेंगे दे वुड बी कोएक्सियल सिलेंडर्स। अब मान लीजिए यह बोर्ड एक कोहेरेंट सोर्स बन जाए तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? यह बोर्ड यदि एक कोहेरेंट सोर्स बनता है तो यह अपने नॉर्मली अपने परपेंडिकुलरली इस तरह से लाइट वेव्स को रेडिएट करेगा। ऐसी स्थिति में वेव फ्रंट कैसे होंगे? लैम्डा की दूरी पर हम एक प्लेन को इमेजिन करें, वो जो प्लेन होएगा दैट वुड बी एट 2 पाई फेज एंड दैट वुड बी वेव फ्रंट। 2 लैम्डा की दूरी पर एक प्लेन इमेजिन करें, वह जो प्लेन होएगा दैट वुड बी अ वेव फ्रंट एंड दैट वुड बी एट 4 पाई फेज। 3 लैम्डा की दूरी पर एक पैरेलल प्लेन को इमेजिन करें, 4 लैम्डा की दूरी पर एक पैरेलल प्लेन को इमेजिन करें। हम कहते हैं यदि यह बोर्ड एक कोहेरेंट सोर्स है तो यह बोर्ड नॉर्मली वेव एमिट करेगा। ऐसी स्थिति में जो वेव फ्रंट होंगे दे वुड बी प्लेन पैरेलल टू ईच अदर, दे वुड बी द वेव फ्रंट। अब हम कहते हैं यदि कोई लाइट वेव, चलो मैं एक स्टेटमेंट और बोलता हूं, ये मुझको इनफैक्ट पहले ही बोलना चाहिए पर अभी मुझको ध्यान आ रहा है तो अभी मैं लिखवाता हूं इस चीज को। ये जो मैं बोल रहा हूं ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स के लिए और कोहेरेंट सोर्स के लिए। मोनोक्रोमैटिक सोर्स, मैंने कहा है कि मोनोक्रोमैटिक सोर्स वह होता है जो जितनी भी वेव्स एमिट करे वो सब सेम वेवलेंथ की हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो। यदि कोई सोर्स एक ही वेवलेंथ या एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव्स एमिट कर रहा है तो उसको मोनोक्रोमैटिक सोर्स कहते हैं। जबकि कोहेरेंट सोर्स मैंने क्या कहा था कि ऐसा सोर्स जो सारी वेव्स को सेम फेज में रेडिएट करे उसे हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। अब मैं एक पॉइंट बोलता हूं, समझ में आ जाए तो लिख लेना, नहीं समझ में आए तो एक और बार बोलूंगा। मैं कहता हूं ऑल कोहेरेंट सोर्स आर मोनोक्रोमैटिक सोर्स बट ऑल मोनोक्रोमैटिक सोर्स may not be coherent source. All coherent source are necessarily monochromatic source, but all monochromatic source may not be coherent. देखिए यदि कोई सोर्स कोहेरेंट है और वो सभी वेव्स को सेम फेज में रेडिएट करता है तो यह बात भी जरूरी होना ही चाहिए कि उन सभी वेव्स का वेवलेंथ सेम हो, उन सभी वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम। यदि कोई कोहेरेंट सोर्स है और वो सारी वेव्स को सेम फेज में रेडिएट करता है तो सेम फेज में सारी वेव्स को हमेशा तभी रेडिएट कर पाएगा जब उसके द्वारा रेडिएटेड सारी वेव्स की वेवलेंथ सेम और फ्रीक्वेंसी सेम। तो जितने भी कोहेरेंट सोर्स हैं वो जरूरी है कि मोनोक्रोमैटिक तो होंगे ही। मगर यदि कोई सोर्स मोनोक्रोमैटिक है तो मोनोक्रोमैटिक का तो मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ सेम वेवलेंथ रेडिएट करता है मगर वो अलग अलग फेज पर हो सकती है। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स का कोहेरेंट होना कोई जरूरी नहीं है,
मगर कोहेरेंट सोर्स का मोनोक्रोमेटिक होना अनिवार्य है। इसी तरह से जब मैंने वेव फ्रंट शब्द का इस्तेमाल कर लिया किसी भी प्रॉब्लम में, वेव फ्रंट शब्द यदि आ गया तो वेव फ्रंट उन्हीं के लिए कंसेप्चुलाइज होता है जब कोहेरेंट सोर्स हो, और यदि कोहेरेंट सोर्स हो तो मोनोक्रोमेटिक होना जरूरी है। तो जब हम वेव फ्रंट शब्द लिख देते हैं तो हमें फिर आगे कोहेरेंट शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें फिर आगे मोनोक्रोमेटिक लिखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं पर भी यदि वेव फ्रंट शब्द लिखा हुआ आ जाए प्रॉब्लम में, किसी भी थ्योरी में, किसी भी सिचुएशन में, तो उसी समय यह बात समझ जाइए कि यह वेव फ्रंट लिखा हुआ है, मतलब वहां पर ऑब्वियसली कोहेरेंट सोर्स है, मतलब ऑब्वियसली वहां मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी है। अब if we have got a light wave traveling along x-axis, for a light wave along x-axis, यदि कोई लाइट वेव x-axis के along ट्रेवल कर रही है तो हम कहते हैं electric field varies with time and position. According to this equation, यदि कोई लाइट वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। बट फॉर अ लीनियर कोहेरेंट सोर्स, फॉर अ लीनियर कोहेरेंट सोर्स इधर मैं लिखता हूं, अब जैसे जैसे लीनियर कोहेरेंट सोर्स से लाइट वेव ट्रेवल करेंगी तो वो फैलती चली जाएंगी, वॉल्यूम फैलता चला जाएगा, एनर्जी डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वुड बी गिवन बाय अल्फा ई नॉट बाय रूट आर साइन ओमेगा इंटू टी प्लस R by C. For a linear coherent source, electric field at any point E is equal to, अब इधर E नॉट था क्योंकि इधर जब वो x एक्सेस के अलॉन्ग ही ट्रेवल कर रही थी तो एनर्जी कहीं नहीं जा रही थी, कहीं डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी, तो यह E नॉट ही था। But here electric field varies according to this equation alpha E naught by root R sin omega t plus R by C. Here R is the radius of that coaxial cylinder. Here R is radius of that coaxial cylinder. Alpha is a constant and it depends on medium. Alpha इधर एक constant है, यह medium पर डिपेंड करेगा। E naught is electric field amplitude at the source and upon root R, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा एनर्जी डिवाइड होती जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। While for a point coherent source, for a point coherent source, E is given by
अल्फा ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी प्लस आर बाय सी। पॉइंट कोहेरेंट सोर्स के लिए किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स गिवन बाय दिस इक्वेशन। यह कंसेप्ट डिफाइन करने के बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा। मैं दोबारा रिकॉल करा दूं, ये सारे कंसेप्ट हम सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से समझा सकें। इनफैक्ट आज तो मैं यह सारे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, कल के दिन से मैं उस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखना समझाना उसको चालू करूंगा कि आखिर वो क्या एक्सपेरिमेंट था जो एक टर्निंग पॉइंट बन गया और उसको फिर किस तरह से इन सारे कंसेप्ट और थ्योरी से समझाया गया। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्स एंड सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी सोर्स एंड secondary waves। Now just imagine, हम कहते हैं any point on the path of wave or on the path of wave front may behave as secondary source and it would start emitting secondary waves called wavelets। बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना। उन्होंने कहा कि जैसे यह एक पॉइंट है, यह पॉइंट वेव्स के पाथ में आ गया है, यह पॉइंट वेव फ्रंट के पाथ में आ गया है। यह पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स के माफिक बिहेव करने लगेगा और यह सेकेंडरी वेव्स एमिट करने लगेगा। इसके द्वारा एमिटेड जो सेकेंडरी वेव्स हैं वह वेवलेट्स कहलाएंगी। मैं समझाता हूं। एक तो होता है प्राइमरी वेव, प्राइमरी सोर्स जो कि प्राइमरी वेव्स एमिट करता है, और एक होता है सेकेंडरी सोर्स जो सेकेंडरी वेव्स एमिट करता है। जैसे कि यह चौक मुझे दिख रहा है और यह चौक मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि यह वेव्स एमिट करता है। इसके द्वारा एमिटेड वेव्स वो मैं रिसीव कर सकता हूं और उनके द्वारा एमिटेड वेव्स के इसके द्वारा एमिटेड वेव्स को जब मैं रिसीव करता हूं तभी मैं इस चौक को देख पा रहा हूं। मगर जस्ट इमेजिन एकदम से अंधेरा हो जाए, एकदम से लाइट चली जाए, तब जहां एकदम से चारों तरफ टोटल डार्कनेस हो गई, तब क्या यह चौक दिखाई देगा? नहीं, तब यह चौक दिखाई नहीं देगा, तब यह चौक किसी तरह की वेव्स एमिट नहीं करेगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि यह चौक कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, यह चौक सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स मतलब मोमबत्ती। मैं एक मोमबत्ती जला लेता हूं और उस मोमबत्ती को पकड़ के मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं। नाउ दैट इज अ प्राइमरी सोर्स। जब मैं एक मोमबत्ती जला के ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो चारों तरफ ढेर सारे हेलोजन, ढेर सारी ट्यूबलाइट जल रही है, मगर वो मोमबत्ती फिर भी दिखाई देगी, वो जलती हुई मोमबत्ती दिखाई देगी, उसी तरीके से जैसे चौक दिखाई दे रहा। और एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हो जाए, एकदम से अंधेरा हो जाए, बिजली चली जाए और वो मोमबत्ती में लेकर खड़ा हुआ हूं, वो मोमबत्ती तब भी दिखाई देगी। न केवल दिखाई देगी बल्कि और भी बेहतर तरीके से दिखाई देगी। हम कहते हैं कि वह मोमबत्ती इसलिए दिख रही है, दैट कैंडल इट्स विजिबल बिकॉज इट्स अ प्राइमरी सोर्स। वो एक प्राइमरी सोर्स है, वो वाकई में लाइट एनर्जी जनरेट करती है अपने अंदर और उस लाइट एनर्जी को रेडिएट करती है। उसके द्वारा रेडिएटेड जो वेव्स हैं वह प्राइमरी वेव्स कहलाती है। ऐसे प्राइमरी सोर्स को देखने के लिए, ऐसी प्राइमरी वेव्स को देखने के लिए हमें किसी दूसरे सोर्स के प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। कोई दूसरा सोर्स हो या नहीं हो, वो तो फिर भी दिखेगा क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स है, जबकि यह चौक प्राइमरी सोर्स नहीं है, यह सेकेंडरी सोर्स है। कैसे? भाई प्राइमरी सोर्स तो ऊपर जलते हुए हेलोजन है, वो प्राइमरी सोर्स है। उनके द्वारा रेडिएटेड जो वेव्स है वो प्राइमरी वेव्स है और उन प्राइमरी वेव्स के पाथ में यह चौक आ गया। उन प्राइमरी वेव्स के पाथ में इस चौक के आ जाने से अब यह एक सेकेंडरी सोर्स का काम करने लगा। अब यह सेकेंडरी वेव्स रेडिएट करने लगा और उन सेकेंडरी वेव्स को हम रिसीव कर रहे हैं, तब हमें यह चौक दिखाई दे रहा है। मगर यदि लाइट चली जाए, वो प्राइमरी वेव्स ही, वो प्राइमरी सोर्स ही सारे ऑफ हो जाए, उसके द्वारा कोई प्राइमरी वेव्स आ ही नहीं रही है, अब यह चौक किसी वेव्स के पाथ में नहीं है, कोई प्राइमरी वेव्स नहीं है, कोई वेव फ्रंट नहीं है। अब यह सेकेंडरी सोर्स के माफिक भी बिहेव नहीं कर पाएगा, अब यह सेकेंडरी वेव्स भी रेडिएट नहीं कर पाएगा, अब यह चौक आपको दिखाई भी नहीं देगा। हम कहते हैं एनी पॉइंट on the path of wave or any point on the path of wave front may behave as secondary source and it may start radiating waves and we call them secondary waves. We also call them wavelets. All this where the concept introduced in the theory suggested by Huygens. Huygens ने जो वेव थ्योरी सजेस्ट करी थी उसमें यह सारे छोटे छोटे कंसेप्ट बाद में ऐड करे गए और इन्हें हमने इसलिए ऐड करा है जिससे कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सके। अब बिल्कुल वही समय आ चुका है, अब मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, मैं वह सेटअप बनाऊंगा और उस सेटअप को समझाऊंगा, उस एक्सपेरिमेंट को समझाऊंगा और उस एक्सपेरिमेंट में यंग्स ने क्या ऑब्जर्व करा वह बताऊंगा और फिर उस चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हम यह समझेंगे कि कैसे न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गई और कैसे हाइजन की वेव थ्योरी के द्वारा और इन सभी कंसेप्ट के द्वारा उसे एक्सप्लेन कर दिया गया। नोट इट डाउन, टेक अ ब्रेक।